नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर अफसर और आप देख रहे हैं फ्री लीगल एड एंड अवेयरनेस चैनल लॉ 21 ऑनलाइन। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, सुसंगतता क्या होती है और साक्ष्य की ग्राह्यता क्या होती है, इसके बारे में ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये होती क्या है। वैसे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रिलेवेंसी को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन रिलेवेंट शब्द जो है सुसंगत क्या होता है इसको डिफाइन किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 क्लॉज के में। रिलेवेंट क्या होता है? इट्स कहते हैं इफेक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर when it is connected with other any of the ways referred to the provisions of this adhiniyam relating to relevancy of facts। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को डिफाइन न करके, परिभाषित न करके रिलेवेंट शब्द को डिफाइन किया गया और ये बताया गया रिलेवेंट वो होता है जो रेफर किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिलेवेंसी के चैप्टर में। वो चैप्टर सेकंड चैप्टर है, उसमें ये डिफाइन किया गया है रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्या होती है। रिलेवेंसी तो रिलेवेंट हो गया, इफेक्ट is connected with other in any of the ways which is referred in the chapter of relevancy। रिलेवेंसी, रिलेवेंट ये सब एक ही शब्द है। सुसंगत इसका मतलब होता है जब कोई प्रोसीडिंग माननीय न्यायालय में चल रही होती है तो हम वही साक्ष्य दे सकते हैं जो रिलेवेंट होता है, उसके अलावा हम कोई साक्ष्य नहीं दे सकते। तो सेक्शन 2 के जो डिफाइन करता है इफेक्ट सेड टू बी रिलेवेंट व्हेन अदर इज कनेक्टेड विद एनी ऑफ द वेज रिफर्ड टू इन चैप्टर दिस रिलेवेंसी। तो रिलेवेंसी का जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकंड है और चैप्टर सेकंड में दिया गया है सेक्शन 3 में। इसको कहा गया है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट्स के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, फैक्ट इन इशू के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस of every fact in issue and such other facts hereinafter declared to be relevant and of no others। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी केस में कोई साक्ष्य दिया जा सकता है तो या तो वो किस सुसंगत तथ्य का हो साक्ष्य जो रिलेवेंट हो, उससे संबंधित हो, या फिर कोई फैक्ट इन इशू हो जो डिस्प्यूटेड पॉइंट हो, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। एंड ऑफ नो अदर्स, और किसी चीज का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो पहले तो हम समझेंगे फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू ये होता है कि अगर ये एलिगेशन है ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ बी और अभियुक्त जो है ए वो उसे डिनाई करता है, अभियोजन कहता है नहीं ए ने मर्डर किया, तो ये एक इशू हो गया। ये माननीय न्यायालय में ये साक्ष्यों से साबित होगा, ये एक फैक्ट इन इशू हो गया। अब ये फैक्ट इन इशू कैसे साबित होगा? अन्य तथ्यों से साबित होगा। वो अन्य तथ्य हैं रिलेवेंट फैक्ट होंगे जो रिलेवेंट हो सकते हैं, कि जैसे कि ए ने बी का मर्डर किया, अब उस हत्या करने से पहले उसने कहीं से कोई हथियार खरीदा, कोई पिस्टल खरीदा, या उसे किसी ने जाते हुए देखा हत्या करने के लिए, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। फैक्ट इन इशू क्या हुआ? जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, जो साबित होना है, जिसकी वजह से कोई राइट, लाइबिलिटी एटसेट्रा निकल के आएगी, तो वो माननीय न्यायालय में साबित करना पड़ेगा अभियोजन को। लेकिन उस साबित करने के लिए जो एविडेंशियरी फैक्ट होंगे उसका साक्ष्य देना पड़ेगा, वो रिलेवेंट फैक्ट होंगे, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये दो चीजें हो गई, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। अब ये ऐसा क्यों है, इसके यदि हम हिस्ट्री में जाएंगे तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि किसकी एविडेंस दी जा सकती है, जिसकी न्यायालय की मर्जी होती थी वो साक्ष्य स्वीकार कर लेते थे। वो जैसे कि 1872 से पहले प्रेसिडेंसी टाउन्स में प्रेसिडेंसी कोर्ट्स होते थे, तो उसमें जो कॉमन लॉ के रूल्स होते थे साक्ष्य के लिए, तो वो उसके हिसाब से साक्ष्य लिया जाता था। जो मुफस्सिल कोर्ट्स होते थे उसमें या तो कोर्ट की प्रैक्टिस के हिसाब से जो भी एविडेंस हुई वो एडमिसिबल कर ली माननीय न्यायालय ने और उसका साक्ष्य ग्रहण कर लिया और उसके हिसाब से अपना निर्णय दे दिया। लेकिन जब 1872 में एविडेंस एक्ट आया तो उस एविडेंस एक्ट ने सेक्शन 2 में जितने भी पुराने कानून थे उसको रिपील कर दिया और ये कह दिया ऑल लॉज रिलेटेड टू द एविडेंस हियर बाय रिपील्ड,
कहने का अभिप्राय ये जो पहले से पूर्व के नियम चले आ रहे थे साक्ष्य ग्रहण करने के लिए, वो इस एविडेंस एक्ट ने मना कर दिया कि कोई अब वो लागू नहीं होगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 1872 से उन्होंने डिफाइन कर दिया कि रिलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है। और ये सेक्शन 3 है जिसमें ये क्या, एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स। साक्ष्य केवल रिलेवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू का ही दिया जा सकता है और किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो अब ये एक बंधन हो गया। उसके बाद अब वो जो कोर्ट का निर्णय होता था कि किसी भी साक्ष्य को एक्सेप्ट कर लिया, किसी को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं चलेगा। 1872 के बाद इसमें पूर्व में जो एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 5 था, वो सेम सेक्शन है जो अब सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में है कि एविडेंस फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट की ही दी जा सकती है और किसी की नहीं दी जा सकती। ये चैप्टर सेकंड है, इसमें 50 सेक्शन है, 50 सेक्शन है। और सेक्शन 3 इस बात के बारे में कहता है एविडेंस में बी गिवन relevant fact and fact in issue and of no others which are hereby declared to be relevant। hereby means सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक जो भी तथ्य रिलेवेंट माननीय न्यायालय ने इस एक्ट ने रिलेवेंट कर दी है, उन्हीं तथ्यों के ऊपर कोर्ट में साक्ष्य दिया जाएगा और किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो ये तो हो गई एक रिलेवेंसी। तो ये रिलेवेंसी जो बेस्ड है वो लॉजिक पे, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट पे बेस की गई है। तो ये जो होती है रिलेवेंसी होती है। इट प्रोवाइड्स एविडेंस में बी गिवन इन सूट एंड प्रोसीडिंग। जो भी तथ्य सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक चैप्टर सेकंड में रिलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं उनका ही साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई एक रिलेवेंसी की। अब बात आती है इसमें हम अगला बताते हैं, जैसे सेक्शन 4 का हम मान लीजिए उदाहरण लेते हैं। सेक्शन 4 भारतीय सेक्शन 4 से लेके 50 तक रिलेवेंट है। सेक्शन 4 ये कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट इन इशू जो मेन मुद्दा माननीय न्यायालय में साबित होता है उससे यदि कोई रिलेटेड चीज है तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है सेक्शन 4 में। जैसे कि A is accused of murder of B by beating, then whatever was said by A, B are by standard। मतलब जो खड़ा है उसने घटना दी कि उसने उस समय बेसाख्ता जो कुछ भी कहा वो रिलेवेंट कर दिया है। इसके अलावा सेक्शन 5 में विच आर कॉज, ओकेजन एंड इफेक्ट, यानी फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, तो वो भी सेक्शन 5 की वजह से वो रिलेवेंट फैक्ट हो गए, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका इलस्ट्रेशन है, ये कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने लूट की बी के ऊपर। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू ए फेयर विद मनी एंड इन पोजेशन एंड ही शोड इट। जो इससे जस्ट उसके साथ जो लूट हुई उससे जस्ट पहले यदि वो गया फेयर में और उसके पास पैसे थे, उसने किसी को दिखाए, तो ये एक तथ्य जो है, एक ओकेजन है उसे लूटने का, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अगला उदाहरण है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, marks on the ground produced by the struggle at or near the place where the murder was committed is the relevant fact। यानी कि जहां पे जो जमीन पे निशान है, जहां मारपीट हुई, जहां हत्या हुई, तो ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट होगा कि भाई यहां पर ये घटना कारित की। ये लॉजिक पे बेस है। कानून ने वही सब चीजों को रिलेवेंट किया है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक जो ह्यूमन लॉजिक कहता है। द रिलेवेंसी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन लॉजिक एंड कॉमन एक्सपीरियंस। यदि किसी सड़क पे किसी जगह पे कोई व्यक्ति देखता है कि खून के धब्बे पड़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदाजा लगा सकता है या तो कोई व्यक्ति या जानवर यहाँ इंजर्ड हुआ है या उसके साथ कोई घटना कारित हुई है, ये इसका अंदाजा लगा सकता है। इसी की वजह से कानून ने इसको ये कर दिया है कि ये रिलेवेंट फैक्ट कर दिया, तो इस बात की एविडेंस माननीय न्यायालय में दी जा सकती है। सेक्शन 7 ये कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस फैक्ट रिलेवेंट विच इन सपोर्ट रिबट द इन्फ्रेंस। कोई भी ऐसा तथ्य होगा जो रिलेवेंट होगा फैक्ट इन इशू से, उसका साक्ष्य माननीय न्यायालय में दिया जा सकता है। ये बात हो गई रिलेवेंसी की। लेकिन इस चैप्टर में ही जो चैप्टर सेकंड है जिसमें रिलेवेंसी के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो रिलेवेंट तो हैं लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकती, उसका एक्सेप्शन क्रिएट किया गया स्पेशली। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें कन्फेशन जो है एक्यूज्ड का, संस्वीकृति, यदि वो अभियुक्त ने कोई चोरी की है, कोई हत्या की है और उस बात को वो एक्सेप्ट करता है, तो एक रिलेवेंट फैक्ट है।
लेकिन सेक्शन 22 ये कहता है अगर ये कन्फेशन किसी कोअर्शन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करके अभियुक्त से लिया गया है तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये कि वो जो कन्फेशन है रिलेवेंट तो है, वो घटना को साबित भी कर सकता है, लेकिन यदि कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से वो दिया गया है तो वो एडमिसिबल नहीं है। तो ये बात आ गई एडमिसिबिलिटी की। अब एक चीज रिलेवेंट भी होनी चाहिए और एडमिसिबल भी होनी चाहिए, तभी कोर्ट में उसकी गवाही दी जा सकती है। अगर कन्फेशन उसने वॉलंटरी दिया है, फ्री विल से दिया है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कोअर्शन नहीं है, तो वो रिलेवेंट भी है और एडमिसिबल भी है। लेकिन अगर वो कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी व्यक्ति से ले लिया गया है तो वो कन्फेशन रिलेवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में। ठीक उसी तरह सेक्शन 23 ये कहता है कि नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर विल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। यदि कोई संस्वीकृति कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया है तो वो साक्ष्य में एडमिसिबल नहीं होगा, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कन्फेशन रिलेवेंट तो है, रिलेवेंट ये है कि घटना से संबंधित है, वो घटना को साबित कर सकता है वो, लेकिन पुलिस ऑफिसर को दिया गया है तो इसलिए वो एडमिसिबल नहीं किया बिकॉज ऑफ पब्लिक पॉलिसी कि अगर इसी तरह से ये परमिशन दे दी जाएगी तो पुलिस वाले सिर्फ कन्फेशन को एक्सटॉर्ट कर लेंगे और कोर्ट में साबित कर देंगे और सही साक्ष्यों का संकलन नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड अपना लेंगे। ठीक उसी तरह से लेकिन उसमें यह कह दिया कि अगर कोई रिकवरी हो जाती है, पुलिस ऑफिसर को बयान देके कोई नई डिस्कवरी हो जाती है, वो एडमिसिबल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे कि हेयर से एविडेंस है, हेयर से एविडेंस वो होती है जो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती है। जैसे ए ने बी का मर्डर किया और सी ने उसको देखा तो सी तो उसकी गवाही दे सकता है, लेकिन सी ने यह बात अगर डी किसी व्यक्ति को बता दी तो डी के लिए हेयर से एविडेंस है क्योंकि डी ने कोई घटना कारित होते नहीं देखी। तो हेयर से एविडेंस बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 55 में प्रोहिबिटेड है, इसकी एविडेंस नहीं दी जा सकती है। तो ये एविडेंस रिलेवेंट तो है, सुसंगत तो है, लेकिन एडमिसिबल नहीं है। तो ये रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का अंतर है। एक तथ्य जिसका साक्ष्य मान्य न्यायालय में दिया जाएगा वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और एडमिसिबल भी होना चाहिए। कोई अन्य सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उसके लिए कोई रूल ऑफ एक्सक्लूजन तो तैयार किए हुए नहीं है। रूल ऑफ एक्सक्लूजन में आ जाएगी तो एविडेंस रिलेवेंट होने के बावजूद भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, एडमिसिबल नहीं होगी। ठीक इसी तरह से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आती है चैप्टर 9 में कि अधिवक्ता का अपने क्लाइंट के साथ अगर कोई कन्वर्सेशन है तो वो कॉन्फिडेंशियल है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। एविडेंस रिलेवेंट होगी, सुसंगत तो होगी, लेकिन पॉलिसी ये कहती है कॉन्फिडेंस का मैटर है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। पति और पत्नी के बीच में कोई अगर वार्तालाप है तो वो उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, ना पत्नी दे सकती ना पति दे सकता। इसका एक्सेप्शन यह है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा आपस में चलता है तो उसका साक्ष्य एक दूसरे के खिलाफ दिया जा सकता है, लेकिन किसी तीसरे अन्य मुकदमे में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है पति पत्नी के बीच में तो उसका साक्ष्य नहीं दिया सकता, भले ही वो एविडेंस रिलेवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। ये इसका अंतर है रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी। ठीक उसी तरह अफेयर्स ऑफ स्टेट, केंद्र सरकार के बारे में कोई ऐसी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है तो कोई न्यायालय उसको कंपेल नहीं कर सकता देने के लिए। एविडेंस रिलेवेंट हो सकती है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, ये डिफरेंस है। एक लैंडमार्क केस है इसमें राम बिहारी यादव स्टेट ऑफ बिहार 1998 का। इसमें ये क्या मोर ऑफ इन द एक्सप्रेशन रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर यूज्ड एज सिनोनिम्स। रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पर्यायवाची के रूप में यूज किया गया है, लेकिन उनके इम्प्लीकेशंस अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक उसी तरह से ये कहते हैं कि ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रिलेवेंट। जो भी एडमिसिबल फैक्ट है उसकी फर्स्ट कंडीशन ये कि वो रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि जो रिलेवेंट फैक्ट वही है जो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस, कानून ने उसको रिलेवेंट बना दिया है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं जो रिलेवेंट नहीं है, फिर भी जो है वो एडमिसिबल कर लिए जाते हैं, जैसे कि सेक्शन 158 बीए से है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय यदि कोई साक्षी है उसकी वेरिसिटी को, सच्चाई को इम्पीच करने के लिए क्रेडिट ऑफ विटनेस को ये यूज किया जाता है, सेक्शन 158 का उपयोग किया जाता है। हालांकि उस बात का लेना देना कोई फैक्ट से नहीं होता, वो कुछ
वो एविडेंस ना तो फैक्ट इन इशू को जो मेन कॉज है जो कोर्ट उसे तय कर रहा है ना तो वो साबित कर रही है, ना उसे डिस्प्रूव कर रही है, ना प्रूफ कर रही है, लेकिन गवाह के करेक्टर को एसेसिनेशन के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रिलेवेंसी है वो लॉजिक पे बेस है और लॉजिक पे बेस होने की वजह से उसका कानून में रिलेवेंट कर दिया गया है। लेकिन अगली एक सीढ़ी और है एडमिसिबिलिटी की। यदि पब्लिक पॉलिसी कहती है कि अगर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस की बात है, पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उस एविडेंस को रोक दिया। राज्य के खिलाफ यदि कोई ऐसा मामला है, राज्य का मामला है कोई, तो राज्य के खिलाफ कोई एविडेंस इस तरह की एडमिसिबल नहीं होगी। ठीक इसी तरह से कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को अगर दिया गया है तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशन होता है तो वो एडमिसिबल कर दिया गया। तो साक्ष्य देने के लिए जो सेक्शन 3 कहता है मे बी गिवन अ फैक्ट इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, तो उसके लिए रिलेवेंट फैक्ट भी होना चाहिए और वो एडमिसिबल भी होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई भी सेक्शन उसके लिए कोई रोक नहीं लगाता है, जब ही वो साक्ष्य दिया जा सकता है। तो रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी का ये अंतर है। रिलेवेंसी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस लॉजिक बट आल्सो ऑन द लॉ, बट द एडमिसिबिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉ। कानून स्पेशली एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, एक रूल बनाता है कि ये साक्ष्य दिया जा सकता है, ये साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था हमारा रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी के बारे में। यदि हमने आपका कुछ ज्ञानवर्धन किया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट पास करें। और इसी तरह हम निरंतर अगले कुछ और महत्वपूर्ण विषय पे अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।